हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आद्या कंपटीशन क्लासेस। और आज का अपना टॉपिक है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक मतलब बीजगणित। बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे। बीजगणित में बीज या चर राशियों का प्रयोग किया जाता है। चर राशियों का, अब ये चर शब्द आपके लिए नया है। इसमें सारे चर और अचर राशियों का ही खेल है। जैसे उसमें अंक संख्याएं होती हैं, वैसे ही इसमें चर और अचर राशियां होती हैं। बीजगणित के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो चर क्या होते हैं? चर राशियां। चर शब्द कहाँ से आया है? जैसे कि एक गाय है, गाय चरती रहती है, कहीं भी उसका स्थान निश्चित नहीं होता। वो कहीं भी एक खेत में कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, यानी वह वस्तु जिसका कोई स्थान निश्चित नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, गाय चल रही है, तो गाय का भी कोई स्थान निश्चित नहीं होता। कभी वो यहाँ भी जा सकती है, कभी ऊपर जाएगी, कभी कहाँ जाएगी, ठीक है। और जिन चीज़ों का स्थान निश्चित होता है, जिन चीज़ों का स्थान निश्चित होता है वो होती हैं अचर राशियाँ, और जिनका स्थान निश्चित नहीं होता है वो होती हैं चर राशियाँ। यानी ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित न हो, निश्चित न हो। अब ऐसी राशियाँ कौन कौन सी होती है जिनका मान निश्चित नहीं होता? जैसे कि हम आपने भी देखा होगा, x है, y है, z, a, b, c, कोई भी चर राशि ले लो। कई बार किसी क्वेश्चन में x का मान आप 0 देखते हो, किसी में आप नेगेटिव भी देखते हो, किसी में आप पॉजिटिव भी देखते हो। 25, 1000, लाख, कुछ भी हो सकता है। यानी x का मान बदलता रहता है, हर क्वेश्चन के हिसाब से x का मान चेंज होएगा। तो ये जो चीज़ें हैं इनका मान कोई भी निश्चित नहीं है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम? चर राशियाँ। अब आपके दिमाग में बैठ गई होगी चर राशियाँ कौन सी होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित न हो, स्थिर न हो। अब अचर राशियों की जब हम बात करेंगे तो अचर राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित हो, जिनका मान निश्चित हो, वो क्या कहलाती हैं? अचर राशियाँ। जैसे कि कोई भी गणितीय संख्या मान लो, 25 है, 3000, इन सब का मान हमेशा यही रहेगा, कभी चेंज थोड़ी होगा। आपने किसी क्वेश्चन में 25 बराबर 26 थोड़ी ना देखा है। 25 का मान 25 ही मिलेगा आपको। 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी, कभी कम नहीं होगी, कभी ज़्यादा नहीं होगी। तो ऐसी राशियाँ जिनका मान कभी बदलता नहीं है उन्हें हम बोलती हैं अचर राशियाँ, ठीक है। अब देखिए, अब ये चर और अचर तो एक तरीके से अंक हो गए। जैसे गणित में अंक होते हैं ना, 0 से लेकर 9 तक, और उन अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या। वैसे ही बीज गणित में चर और अचर राशियों से, चर प्लस अचर, इन दोनों से मिलकर क्या बनते हैं? बीजीय व्यंजक, जो एक तरीके से संख्या ही मान लो। क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं कि चर व अचर राशियों के मध्य जोड़, बाकी, गुणा, भाग, कोई सी भी संक्रिया लगाकर, ठीक है, कोई भी संक्रिया लगाकर बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि 3x है। अब 3 क्या है यहाँ पर? 3 तो अचर है और x क्या है? चर है। तो दोनों का मिश्रण हो गया, दोनों क्या है? गुणा में है। 3 गुणा x गुणा में है, तो 3x क्या हो गया? 3x एक बीजीय व्यंजक है। ऐसे ही 3 प्लस x, ये प्लस के रूप में है, ठीक है। ऐसे a माइनस बी, आपको जरूरत नहीं है कि उसमें चर हो ही हो या अचर, सॉरी, उसमें अचर हो ही हो। अब देखो, इसमें a माइनस बी क्या है? दोनों ही क्या है? चर राशियाँ। तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो यानी इन दोनों का मिश्रण होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसमें है अचर। क्या है अचर? 1 बोल सकते हो आपकी 1 का गुणांक। अब गुणांक के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी आगे। मतलब इसमें है, किसी न किसी रूप में है, चर और अचर दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ऐसे ही y/3। हाँ, अब जैसे भाग के रूप में हम देखें तो y/3, ठीक है। तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। अब देखिए,
बीजीय व्यंजक में पदों के हिसाब से इसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे एक पदीय व्यंजक, एक पदीय व्यंजक नाम से पता चल रहा है जिसमें एक ही पद हो, जिसमें एक ही पद हो उसे हम एक पदीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे ये 3x है, 3x एक पदीय व्यंजक है क्योंकि इसमें एक ही पद है। अब व्यंजक जो होते हैं इसमें क्या होता है कि जो प्लस और माइनस का चिन्ह होता है ये इनको अलग अलग डिवाइड कर देता है। जैसे यहाँ पर 3 + x है तो ये 2 पदीय व्यंजक हो गया। कैसा हो गया? द्विपदीय। 3 + x, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो इसे हम बोलेंगे द्विपदीय व्यंजक। ऐसे ये भी द्विपदीय और ये पूरा क्या है? एक पदीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही 2 पद वाला द्विपदीय और त्रिपदीय होता है। त्रिपदीय यानी 3 पदों वाला, x² + 2x + 3। अब इसमें कितने पद हैं? 3 पद है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? त्रिपदीय व्यंजक। पदों को देखेंगे ना, घात को देखेंगे ना, आप ये देखोगे कि इसमें चर है, अचर है। ये भी तो x का गुणांक है, मतलब x इसमें x की घात 0 के रूप में है। आप ये नहीं देखोगे भाई खाली 3 ही है तो इसको छोड़ो, ये नहीं है, इसको तो संख्या मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये x की घात 0 है इसका, है ना, इसलिए हम इसे भी मानेंगे। तो कितने पद हो गए? त्रिपदीय व्यंजक हो गए। अब त्रिपदीय व्यंजक के बाद में मैं बता रही थी आपको, गुणांक की बात बता रही थी। अब देखिए गुणांक क्या होता है। गुणांक शब्द कहाँ से आया है? गुणा प्लस अंक, गुणा प्लस अंक, ऐसे समझिए इसको, गुणा प्लस अंक, कि कोई भी बीजीय व्यंजक किस अंक से गुणा है वही उसका गुणांक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं 4x² - 3x + 5। ठीक है, अब इसमें आपसे कोई पूछे, बताइए x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक, तो इसका मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि x² कौन से अंक से गुणा है। तो x² कौन से अंक से गुणा है बताइए? 4 से, तो x² का गुणांक 4 हो गया। ऐसे ही आपसे कोई पूछे x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक क्या होगा? अब x कौन से अंक से गुणा है? अब पूरा इसमें प्लस माइनस चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे। तो x किससे गुणा है? -3 से, तो x का गुणांक क्या हो गया? -3। ठीक है, अब ये क्या है? यहाँ पर x है ही नहीं तो ये पूछ सकता है x की घात 0 का गुणांक बताइए। अब कई बार बच्चे सोचते हैं x की घात 0 तो हमको कहीं दिख ही नहीं रही, तो अभी आपको लास्ट वीडियो में घातांक में समझाया था कि किसी भी संख्या, किसी भी कोई भी आधार हो, उसकी यदि घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो मतलब 5 × 1 लिख सकते हैं और 1 का मान x की घात 0 होता है। ठीक है, तो x की घात 0 का गुणांक क्या हो गया? 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गुणांक को समझेंगे। हेलो स्टूडेंट, मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए क्लास 12th की मैथ सब्जेक्ट का NCERT बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। अब इसके आगे हम समझेंगे बहुपद को। बहुपद क्या होते हैं? देखिए, बीजीय व्यंजकों से मिलकर बहुपद बनते हैं। बीजीय व्यंजकों से, बीजीय व्यंजकों से मिलकर बहुपद या पॉलिनोमियल, कुछ भी बोल लो, इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, व्यंजकों से मिलकर बहुपद बनते हैं। अब देखिए बहुपद क्या होते हैं। जैसे ये मान लीजिए px बराबर a⁴ a1x + a2x² a3x³, इस प्रकार से an(x⁴n). ये क्या है? बहुपद है, बहुपद है। अब देखिए इस बहुपद में, जैसे आपको मैंने बीजीय व्यंजक में बताया था कि एक पद हो तो उसे हम एक पदीय व्यंजक कहते हैं, वैसे ही इसमें यदि एक पद हो तो एक पदीय बहुपद बोलते हैं। एक पदीय बहुपद, सेम वैसे ही है, नाम चेंज हो गया बस, वहाँ पर बीजीय व्यंजक था, यहाँ पर बहुपद हो गया।
अब एक पदीय बहुपद मतलब कितना ही बड़ा हो सकता है गुणा में, तो ये जैसे 3a² b² c² पूरा एक पदीय है, बीच में प्लस माइनस कहीं नहीं आया, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, एक पदीय बहुपद। ठीक है, घातें कितनी भी हो, आपस में गुणा में कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि आप ये मत सोचना कि इतना बड़ा है तो ये एक पदीय नहीं है। जैसे मान लो मैं इस प्रकार से लिखूँ 40x की घात 8, y की घात 10, z की घात 12, तो ये भी एक पदीय बहुपदी कहलाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस ही इनको आपस में बांटते हैं। अब जैसे द्विपदीय बहुपद की बात करते हैं, द्विपदीय बहुपद जिसमें दो पद हो, प्लस माइनस बांट रहा हो आपस में एक दूसरे को। जैसे मैं इन दोनों को प्लस में लिख देती हूँ, 3a² b² c² प्लस 40 x की घात 8, y की घात 10, z की घात 12, तो बीच में प्लस आ गया तो एक पद तो ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो ये क्या हो गया, द्विपदीय बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार से x² माइनस y² द्विपदीय बहुपद हो गया। ऐसे ही त्रिपदीय हो जाएगा, त्रिपदीय बहुपद जिसमें 3 पद है, 3 पद है इसमें। ठीक है, तो इसे हम त्रिपदीय बहुपद बोलते हैं। तो जैसे मानक रूप में तो इसको हम बहुपद ही बोलेंगे। जैसे बहुभुज पढ़ते थे ना हम, बहुभुज, अब बहुभुज के अंदर त्रिभुज भी होता था, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता था, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज होता था, लेकिन होता तो बहुभुज ही था। चतुर्भुज को भी तो हम बहुभुज बोल सकते थे। तो वैसे ही इसमें ये भी एक बहुभुज है। आपको क्वेश्चन में इस प्रकार दिया है, एक बहुभुज। अब ये मत सोचना बहुपद मतलब बहुत सारे पद होंगे। कई बार क्वेश्चंस में एक पदीय होते हुए भी उसको क्या बोलते हैं, बहुपद। ठीक है, क्योंकि उसको जनरली हम इसी प्रकार से बोल देते हैं। एक पदीय हो सकता है, वो एक पदीय भी हो सकता है, द्विपदीय भी हो सकता है और त्रिपदीय भी हो सकता है। ठीक है, अब ये इसका मानक रूप है। और मानक रूप मतलब क्या होता है, जब x की पावर आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हो। ठीक है, x की घात एक ही तरह या तो बढ़ रही हो या घट रही हो, तो उसे हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे यहाँ पर फिक्स नहीं था, ये एक की घात 2 थी, फिर a आ गया, फिर x आ गया। ठीक है, यहाँ पर x की घात 3 है, y की घात 3 है, z की घात 3 है, अलग अलग चर है, x y z अलग अलग है, उनकी घातें भी कुछ सिमिलरिटी नहीं है, उनमें ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है। तो जब उनमें कुछ ऐसा हो, x की घात हो, चाहे y की हो, चाहे z की हो, किसी भी चर की घात एक क्रम में घटते या बढ़ते क्रम में हो, जहाँ पर जैसे कि इसमें x की घात 0 थी, फिर x की घात 1 हो गई, फिर x की घात 2, फिर x की घात 3 ऐसे हो, या फिर स्टार्टिंग में ज़्यादा हो फिर कम होती जाए, है ना। तो इस रूप में अगर आपको कोई बहुपद दिखे तो वो बहुपद का मानक रूप होता है। ठीक है, अब देखिए, अभी जो हमने बहुपद के प्रकार देखे थे, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, ये तो क्या था, उसके पदों के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर था। अब हम उसकी घातों के आधार पर देखेंगे, घातों के आधार पर, कि घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे आता है रैखिक बहुपद। क्या आता है, रैखिक बहुपद। ये शब्द आपको बहुत बार क्वेश्चन में लिखा हुआ दिखता है, लेकिन आप इसका मतलब नहीं समझ पाते हो। रैखिक बहुपद का मतलब क्या, रैखिक बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें x की घात अधिकतम घात 1 हो, यानी 1 से ज़्यादा उसकी घात नहीं हो। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर, कोई जरूरी नहीं है x ही हो, जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रैखीय बहुपद। जैसे कि 4x + 3 है, इसमें x की अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो ये कैसा है, रैखीय बहुपद। इसी प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, y + z, ठीक है, कोई भी ले लो, मतलब कोई भी हो, लेकिन उसमें क्या हो, अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, तो वो रैखीय बहुपद हो गया। दूसरा है द्विघात, द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद नाम से समझ में आ रहा है आपके दो घात वाला, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। जैसे कि x² प्लस 2xy प्लस y²। अधिकतम घात क्या दिख रही है आपको? 2 ही दिख रही है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। अधिकतम 2 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। ऐसे ही आता है त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात भी आप नाम से समझ रहे हो, त्रिघात बहुपद जिसमें अधिकतम घात क्या हो? 3 हो, x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 4। संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, पद कितने ही हो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसकी घात देखनी है। अधिकतम घात क्या है? 3 है, इसलिए हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। अब देखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न बहुपद की घात बताइए। बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो देखिए, बहुपद की घात बिल्कुल इजी है। किसी भी बहुपद की अधिकतम घात वाले चर के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि x की घात 8 माइनस की 7, x की घात 6 प्लस x की घात 5 प्लस 4। ये एक बहुपद आपके सामने दिया हुआ है, आपको पूछे कि बताइए इस बहुपद की घात बताइए, ठीक है। आपसे कुछ नहीं दे रहा, बस बहुपद की घात बताइए। तो आप इसमें देखो कि इसकी अधिकतम घात क्या है? 8 है, ठीक है। तो चर x, इसका घातांक क्या हुआ? घातांक मतलब वही उसकी घात ही मान लो आप डायरेक्ट। तो हम क्या देखेंगे? इसकी अधिकतम घात क्या है? 8 है। तो इस बहुपद की, इस पूरे बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 8 कहलाएगी, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपने देखते ही बता दिया। कई बार थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया जाता है, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ। x माइनस वाई की घात 3 प्लस 5 x² y² प्लस 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो क्या होता है, कई बार आप है ना ज़्यादा दिमाग तो लगाते नहीं हो, आप सोचते हो यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसकी x की मतलब इस बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी? 2 होगी, और आप जल्दीबाजी में 2 कर आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, आपको आइडिया लगाया जाता है कि इसके क्या बन सकते हैं। अधिकतम घात इसमें सिंपल करने के बाद अधिकतम घात क्या हो सकती है। तो अपन इसको यदि a-b के क्यूब से खोलेंगे तो आपको पता है इसमें x³ आएगा और y³ आएगा, ठीक है। तो इसकी अधिकतम घात क्या बन जाएगी? 3 बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि अधिकतम घात क्या हो सकती है, उसको पहले सॉल्व किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको ऐसे भी दिख जाता है कि x की घात 5/2 प्लस 5x माइनस 3, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऑप्शन में दे दिया जाता है, बताइए, है ना। तो जब कहीं भी आपको x की घात पूर्णांक में नहीं दिखे, पूर्णांक, ठीक है, हमेशा जो चर होता है उस चर की घात पूर्णांक में न हो तो बहुपद ही नहीं कहलाता, तो वो बहुपद ही नहीं कहलाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि वो क्वेश्चन रॉन्ग है, वह बहुपद ही नहीं है। आप सॉल्व करके देखोगे और सॉल्व करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो घात सरल नहीं हो रही है, ये पूर्णांक में नहीं आ रही है, रूट में भी आ सकती है। जैसे क्वेश्चन में इस प्रकार से खूब अच्छा सवाल है, y² माइनस √y प्लस 3, ठीक है। आप देखते हैं क्या बोल दोगे? y की अधिकतम घात 2 है, तो आप आंसर में 2 लिख देते हो। जबकि आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपको इसी से मतलब नहीं है कि अधिकतम घात में ही हो, ये जरूरी नहीं है। अधिकतम घात के अलावा भी अगर कहीं भी बहुपद में अगर उस चर की घात क्या दिख गई? पूर्णांक में नहीं है, नेगेटिव हो, या फिर या तो पूर्णांक नहीं हो या फिर माइनस में हो, माइनस में भी हो सकती है,
तो क्या होता है, वह बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये बहुपद नहीं कहलाता। इसके बाद आता है बीजीय व्यंजकों का जोड़। बीजीय व्यंजकों के जोड़ में हम देखते हैं सजातीय पदों को। जैसे कि बहुत सारी संख्याएं आपके पास रहेगी, जैसे 2a² b² प्लस 3ab, ये एक कोई बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार से एक दूसरा बीजीय व्यंजक हम मानते हैं 3a² b² माइनस 4ab। ठीक है, ये दो बीजीय व्यंजक आपको दिए हुए रहे, इनका जोड़ करना है अपन को। क्या करना है, जोड़। तो जोड़ करते टाइम हम क्या देखते हैं कि बीजीय व्यंजक में समान जातीय पदों का जोड़ होता है। समान जातीय मतलब जिनके की चर समान हो, जैसे कि चर की घात, चर सब बिल्कुल सेम टू सेम हो। इसमें ये गुणांकों को नहीं देखेंगे हम कि इसका 2 है, इसका 3 है, ऐसा नहीं देखेंगे। सिर्फ चर है वो समान हो, वो समान जातीय पद कहलाते हैं। जैसे a² b² वाले पद कौन कौन से, उनको अपन एक जगह लिख लेंगे, 2a² b² प्लस 3a² b²। ठीक है, तो ये समान जातीय पद हो गए, इन दोनों का जोड़ एक साथ होगा। ऐसे ही ab वाले पदों को एक साथ लिख लेंगे, प्लस 3ab और माइनस के 4ab, इनका एक साथ होगा जोड़। ठीक है, फिर उनको अपन सरल करके लिख लेंगे, 3 और 2 5 a² b²। फिर ऐसे ही 3ab माइनस 4ab, तो माइनस के 4 में से प्लस के 3 गए तो माइनस का ab। तो इस प्रकार से बीजीय व्यंजकों का जोड़ होगा। जैसे जोड़ होते हैं वैसे ही सेम टू सेम इनकी बाकी होती है। बाकी देखते हैं। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है अपना, और अपन को अब क्या करना है, इसकी बाकी करनी है। तो देखिए, अब माइनस का चिन्ह लगा देंगे जब हम इसकी बाकी कर रहे हैं, तो अब वही समान जातीय पदों की ही बाकी होगी। जैसे 2a² b² माइनस 3a² b²। ठीक है, फिर दूसरा पद क्या है, 3ab, प्लस लगाएंगे 3ab। अब देखिए यहाँ पर चिन्हों का ध्यान देना है बाकी में कि माइनस, कोष्टक के बाहर माइनस है भाई, इसमें से इसको घटा रहे हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर तो माइनस लगा दिया था क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस था, तो ये 3 किसके बन गए थे, माइनस के 3a² b²। लेकिन जब ये माइनस अंदर गया, कोष्टक को जब हमने सरल किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गए प्लस के 4ab। ठीक है, तो अब इसको सरल करेंगे तो माइनस के 3 में से 2 गए तो माइनस के a² b² और 4 और 3 प्लस के 7ab। इस प्रकार से इसकी बाकी होगी। इसका दूसरा तरीका ये है, अगर बाकी में इस प्रकार से आप कंफ्यूज जाते हो तो समान जातीय पदों को उसके नीचे लिख दो। कैसे, देखिए 2a² b² के नीचे 3a² b² का पद, भाई घटाने में इसमें से इसको घटा रहे हम, तो 3a² b² कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसे ही माइनस के 4ab, ab के नीचे माइनस के 4ab। अब क्योंकि हम बाकी कर रहे हैं तो बाकी में क्या होता है, नीचे की जो संख्या होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। बीजीय व्यंजकों में, संख्याओं में, अंकगणितीय संख्याओं की बात नहीं कर रही, इन बीजीय व्यंजकों में बाकी में क्या होता है, नीचे के जो भी संख्याएं होती है उनके चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का प्लस, और यहाँ पर क्योंकि प्लस था तो माइनस। अब सरल कर लो इसको नॉर्मली, तो देखो 4 और 3 कितने हो गए, 7ab, और 3 और 2 5a² b²। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। सॉरी, ये माइनस का जाएगा, माइनस के 3 में से 2 गए तो माइनस के a² b² का गुणा। बीजीय व्यंजकों के गुणा में देखो 3 प्रकार के होते हैं बीजीय व्यंजकों का गुणा। एक तो होता है एक पदीय का एक पदीय से, एक पदीय व्यंजक का गुणा एक पदीय व्यंजक से। जैसे कि 7x² y को गुणा करना है अपन को 5x² y से,
ठीक है। तो दोनों ही एक पदीय व्यंजक है, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो पहले तो अंकों का गुणा कर लो, 7 पंजो 35। फिर देखिए, फिर इसमें x से गुणा होगा। जैसे घातांक पढ़े थे अपन ने अभी लास्ट वीडियो में, तो घातांक में क्या करते थे, अगर समान आधार हो तो उनकी घातें जुड़ जाती थी, ठीक है। तो ऐसे ही हम x² का गुणा x² से कर रहे हैं, तो घात अलग अलग है, मतलब इसमें तो चलो समान है लेकिन आधार समान है, तो आधार समान होते ही क्या हो जाती है, इनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 और 2 कितनी हो जाएंगी, 4। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि गुणा में घातों को जोड़ना है, ठीक है। तो x² और x² कितने हो गए, x की घात 4। ऐसे ही y गुणा y करेंगे तो इसमें भी घातें जुड़ जाएंगी, 1 और 1 कितनी हो गई, 2। तो इस प्रकार से एक पदीय व्यंजकों के गुणा होते हैं। एक होता है एक पदीय व्यंजक का गुणा बहुपदीय से। किस प्रकार से, जैसे मान लो कि एक पदीय है, कोई xy है, ठीक है, एक पदीय व्यंजक है, इसको हमको गुणा करना है एक बहुपदीय व्यंजक से, x + y + z, ठीक है। 3 पद है बहुपदीय, मान लिया हमने कि ये बहुपदीय है और ये एक पदीय। तो इसमें किस प्रकार से करते हैं, इस एक पदीय व्यंजक को इसके प्रत्येक पद से गुणा करेंगे अलग अलग। पहले इस x y का गुणा होगा इस x से, ठीक है, फिर इस x y का गुणा होगा इस दूसरे वाले पद से गुणा y, फिर इस x y का गुणा होगा तीसरे पद से, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग पदों से इसको गुणा करेंगे। तो अब देखिए गुणा करने पे क्या आया, x गुणा x हो गया x² y, घातें जुड़ जाएंगी, है ना। फिर प्लस है, प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर x y का गुणा जब y से कर रहे हैं तो अब y की घातें जुड़ेंगी, है ना, क्योंकि जिसका गुणा करेंगे उसी की तो घातें जुड़ जाएंगी। तो y की घात हो गई 2 प्लस फिर x y z तीनों अलग अलग है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे हम x y z। तो इस प्रकार से एक पदीय व्यंजक का गुणा हो जाता है बहुपदीय से। और तीसरा है बहुपदीय व्यंजकों का गुणा होता है बहुपदीय व्यंजकों से। बहुपदीय व्यंजकों का गुणा बहुपदीय व्यंजकों से। देखिए जैसे कि a + b, ठीक है, बहुपदीय है यानी 2 पदीय है, एक से बड़ा होता ही हम उसको बहुपद मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा मान लो a² + b² + c², ठीक है। तो ये दोनों बहुपदीय हैं, इनका आपस में गुणा करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो 2 पद हैं इसमें इस पहले पद को इस पूरे बहुपद से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद इसके दूसरे पद को इस पूरे बहुपद से गुणा करेंगे, ठीक है। तो जैसे a का गुणा किया हमने इस पूरे बहुपद से, तो a² + b² + c²। फिर दूसरे वाले पद को गुणा कर दो, b को a² + b² + c²। फिर इनका अलग अलग सरल कर दो, जैसे हमने एक पदीय को बहुपद से किया था ना लास्ट वाले में, सेम टू सेम वैसे कर देना। अब इसके प्रत्येक पद से हम गुणा करेंगे, तो a का जब a² से गुणा होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, 1 और 2 कितनी हो गई, 3 प्लस a b², a × c² क्या हो जाएगा, a c² प्लस b × a² क्या हो जाएगा, a² b। फिर b से b² को गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, b की घात 3, फिर b × c² हो जाएगा bc²। फिर अगर इसमें समान जातीय पद आपको कहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अब ये जोड़ हो गया, सब प्लस में है, तो आप इनको सरल करके लिख सकते हो। जैसे ab² कहीं भी नहीं है, ab² और ac² भी नहीं है, सब अलग अलग है, समान जातीय पद इसमें कोई भी नहीं है, तो अपना यही आंसर है। फिर बीजीय व्यंजकों का भाग देखते हैं हम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आता है, भाग में से। तो देखिए भाग की क्रिया किस प्रकार से की जाती है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन है कि x² + 6x + 8 में x + 4 का भाग दीजिए, ठीक है। अब देखिए भाग देंगे इसमें, तो x² + 6x + 8, इसमें हमको भाग देना है x + 4 का, ठीक है।
अब देखिए इसमें हम इसके प्रथम पद को और इसके प्रथम पद को देखेंगे, बहुपद रहेगा दोनों ही, तो इसका प्रथम पद और इसका प्रथम पद। इस प्रथम पद को हमको ऐसी कोई संख्या से गुणा करना है कि ये सेम टू सेम ये पद बन जाए, ठीक है, सेम टू सेम वही बनाना है, उसकी घात भी गुणांक भी। अगर यहाँ पे तो गुणांक नहीं है, मान लो बाई चांस यहाँ गुणांक होता तो गुणांक भी हमको सेम टू सेम बनाना है। तो ऐसी कौन सी संख्या से मैं गुणा करूँ, इस x को कौन सी संख्या से गुणा करूँ कि सेम टू सेम x² बन जाए। तो x से x गुणा करने पर x² बन जाता है। तो हम यहाँ पर भागफल में, यहाँ आंसर लिखते हैं ना अपन, आंसर भागफल, तो भागफल में यहाँ पर x लिखेंगे, मतलब इस x से x को गुणा करने पर x² बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इस x² को लिख दिया यहाँ पर। तो जो संख्या हमने यहाँ पर लिखी है उसी से हमको इसको भी गुणा करना पड़ेगा। तो इस x से जब 4 को गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 4x, और उसे हम इसके समान पद के नीचे लिखेंगे। x का पद ये रहा, तो हम इसी के नीचे लिखेंगे 4x। अगर बाई चांस यहाँ पर आपको x का पद नहीं दिखता तो आप उसको साइड में या अलग से भी लिख देते, है ना, यहाँ लिख देते साइड में। अब भाग में हमेशा क्या होता है, बाकी होती है। नॉर्मली हम जब संख्याओं का भाग करते हैं तो उसमें भी हम बाकी करते हैं, तो अब हम इसमें बाकी करेंगे। तो बाकी में अभी मैंने बताया था नीचे की संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। और माइनस होते ही, क्योंकि ऊपर वाला हम समान बनाने की हमने क्रिया की है, समान बनाने के लिए तो किया था ये सारा काम, और जैसे ही हमने चिन्ह बदला तो ये पहली संख्या तो कटेगी 100%, ठीक है। अगर नहीं कट रही तो मतलब आपने गलती किया था यहाँ पर, तो ये तो कट जाएगी। अब आगे हम देखेंगे क्या होता है, सरल करके लिख दो। 6x में से 4x गए तो 2x, और ये प्लस के 8 उतार लिए, ठीक है। अब देखिए फिर वापस वही क्रिया करेंगे, इस x को हम किससे गुणा करें कि 2x बन जाए, ठीक है। तो किससे गुणा करें, 2 से, x तो है ही पहले से, सिर्फ एक गुणांक की तो लाना है हमको 2, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस के 2 से, ठीक है। तो 2x बन गया। अब इसी 2 से इस 4 को गुणा करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8। अब फिर वही घटा देंगे, माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, और 8 में से भी 8 गए तो 0, शेषफल 0 बच गया। कई बार शेषफल 0 नहीं आता, कोई संख्या आती है तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि ये भाग देने पर निम्न में से शेषफल होगा, तो शेषफल अगर बचता है तो आप शेषफल निकाल के इस प्रकार से बता सकते हैं। अपना बीजीय व्यंजक कंप्लीट नहीं हुआ है, कल हम इसको और डिटेल से समझेंगे। जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हुए हैं एग्जाम्स में वो भी हम कल देखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।